हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो उपयोजित लेखन में कहानी लेखन ये प्रकार हमें आता है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और एक नमूना कहानी भी यहाँ पे हम ले लेंगे। तो कहानी लेखन, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना। यह एक आनंद का विषय होता है। इसमें विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति दिखाई देती है। आप कितने क्रिएटिव हो वो यहाँ पे दिखाई देता है। अब जो मूल कथा रहती है वो कथा या जो दिए हुए मुद्दे रहते हैं वो मुद्दे यहाँ विस्तार के साथ लिखने पड़ते हैं। जो कथा के पात्र, घटना, विचार, इन सब का विचार करके हमें कथा लिखनी पड़ती है। तो विद्यार्थियों का लेखन कौशल यहाँ देखा जाता है कि आप कितने अच्छी तरीके से यहाँ कथा लिख पाते हो। तो कहानी लेखन करते वक्त, कहानी लिखते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। कौन कौन सी है ये बातें? तो देखिए, चलो हम देख लेते हैं अभी। जो कहानी लेखन के मुद्दे आते हैं या जो भी कृति हमें करने के लिए आती है उसकी रूपरेखा हमें ठीक से समझ लेनी चाहिए। एक बार वो मुद्दे आप पढ़ लो, उसके बाद आपको मन में तय करना है कि ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ेगी। एकदम से पेन उठा के लिखना नहीं है, तो फिर उसमें क्या हो जाता है कि हम ठीक से सोच नहीं पाते कि हम वो कहानी कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए पहले हम जो मुद्दे वहाँ पे दिए हुए होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद मन में उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और वो रूपरेखा ठीक से समझ लेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें क्रम से विस्तार करना है। यानी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम रूपरेखा तो ठीक से नहीं समझ पाते और फिर कभी एक ऊपर का मुद्दा आ गया, एक नीचे का मुद्दा आ गया, बीच में एक पैराग्राफ लिख लिया, फिर बाद में पता चला अरे नहीं ये तो पहले आना चाहिए था, वापस वो पहले वाला पैराग्राफ लिख लिया, ऊपर नीचे हो गया सब, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, आपको भी लिखते वक्त दिक्कत हो जाती है। जो कहानी लेखन वो पढ़ रहा है उसको भी समझ में नहीं आता कि ये बेटा क्या लिखना चाह रहा है। तो हमें वो जो कहानी है वो एक क्रम से आगे बढ़ानी है। पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। ठीक है। वो क्रम जो है वो हमें आखिर तक ठीक से वो लिखना पड़ेगा। वो उसका विस्तार क्रम से करना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमें वो जो कहानी हम लिख रहे हैं वो कहानी भूतकाल में ही लिखनी ज़रूरी है। कई कबार ऐसा हो जाता है कि बच्चे जब शुरुआत करते हैं कहानी लिखने के लिए तो पहला एक आध पैराग्राफ वो पास्ट टेंस में या भूतकाल में लिखते हैं, लेकिन बाद में अचानक उनके टेंस सब गड़बड़ हो जाती है। एक आध वाक्य जो है वो पास्ट टेंस में आएगा, अगले वाक्य में वो अचानक से प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में चले जाएंगे, वापस पास्ट टेंस में आएंगे। तो ये गलत है, इससे मार्क नहीं मिलने वाले। तो पूरी जो कहानी है जो हम शुरुआत करेंगे वहाँ से अंत तक वो कहानी हमें भूतकाल या पास्ट टेंस में ही लिखनी है। ये अवश्य ध्यान में रखना। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें शब्द सीमा की ओर ध्यान देना चाहिए। एक पूरा फुल स्केप पेज कहानी होनी ही चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 80 से 100, तो इन शब्द सीमा में हम वो कहानी लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है। छोटे छोटे पैराग्राफ करते करते हमें आगे बढ़ना है। हमने शुरुआत की और एंड तक लिखा और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं करना। बीच बीच में जैसे विचार बदलेगा या कृति बदलेगी या घटना बदलेगी तो हमें छोटे छोटे पैराग्राफ उस हिसाब से करते आगे जाना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें शीर्षक लिखना आवश्यक है। कोई भी कहानी अगर हम लिख रहे हैं तो उसको एक समर्पक शीर्षक आना ज़रूरी है, हमें वहाँ लिखना ज़रूरी है। जो भी शीर्षक हम लिखेंगे वो छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और अर्थपूर्ण भी होना चाहिए। यानी अगर हम वो शीर्षक पढ़े
तो हमें उत्सुकता भी होनी चाहिए, अरे कहानी क्या होगी। या फिर कुछ ऐसा मुहावरा वगैरह का शीर्षक हम देते हैं तो ध्यान में आना चाहिए कि इसके ऊपर हम कुछ कहानी आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो शीर्षक छोटा, आकर्षक और अर्थपूर्ण होना जरूरी है। पूरे कहानी लेखन करते वक्त हमें यह ध्यान में रखना है कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हम जरूर करें। क्या हो जाता है कि कहानी लिखते वक्त कई कबार कोई डायलॉग हम लिखते हैं कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, है ना, तो वहाँ पे हमें विराम चिन्ह देना बहुत ज़रूरी है। विराम चिन्ह का हम उचित प्रयोग करेंगे। उसके बाद मुहावरे, सुवचन आदि का भी अगर ज़रूरत है, वहाँ पे वो फिट बैठ रहा है तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे तो कहानी और भी आकर्षक बन जाएगी। और जैसे मैंने ऊपर कहा, कथा लेखन लिखते वक्त शब्द संख्या 80 से 100 तक ही होनी चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना है। अब वो क्या है कि वो हम गिनती नहीं करते बैठेंगे कि 100 हो गया या नहीं। तो एक पूरा फुलस्केप का एक जो पूरा पेज है उतना कम से कम हमारी कहानी होनी चाहिए, हमें ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कहानी लेखन के भी थोड़े प्रकार है। वो कौन से प्रकार है, यानी हमें प्रश्न पत्र में कौन से प्रकार आते हैं, तो ये भी हम जान लेते हैं। पहला प्रकार ये है कि हमें मुद्दे दिए जाते हैं और उसी के आधार पर कहानी लिखना ज़रूरी है। ढांचे के आधार पर कहानी लिखो, ऐसा आता है, यानी हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं वहाँ पे और वो इलेबोरेट करते करते हमें वो कहानी आगे ले जानी है। दूसरा प्रकार यह है कि सुवचन या कहावत या मुहावरा बस इतना ही दिया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर उसका विस्तार करते हुए हमें कहानी लिखनी पड़ती है। तो इसके लिए आवश्यक क्या है, वो सुवचन या कहावत या मुहावरे का अर्थ हमें पता होना चाहिए। अगर वो अर्थ हमें समझ में नहीं आया तो हम कहानी लेखन नहीं कर सकते या ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जनरल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। हमें वो क्या बोल रहे, वो सुवचन क्या है, उसकी कहानी क्या हो सकती है, इसके लिए उसका अर्थ समझना ज़रूरी है। तो हमें वो अर्थ भी पता चाहिए तो हम उसका विस्तार आसानी से कर सकते हैं। और तीसरा प्रकार ये है कि कुछ शब्द दिए जाते हैं, उसके आधार पर कहानी का विस्तार करना पड़ता है। यानी वो मुद्दे नहीं रहते, एक के बाद एक ऐसे नहीं आते, कुछ गिने चुने शब्द दिए जाते हैं और उसके ऊपर हम कहानी का विस्तार करते हैं। इसके लिए तर्कसंगत विचार ज़रूरी है। कोई भी अगर आप कहानी लिखते हो तो ये ध्यान में रखो, आपको तर्कसंगत विचार ज़रूरी है। और विचार समाप्त होने पर या वो घटना समाप्त होने पर हमें वो परिच्छेद भी वही समाप्त करना है और आगे से नया परिच्छेद हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान में क्या रखना है कथा लेखन करते वक्त। कथा लेखन करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लीजिए। मन में तैयार करो, अगर वहाँ पे दिए हैं, मुद्दे दिए हैं या कहावत दी है या कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो पहले 5 मिनट शांत आंखें बंद करके बैठ के वो कहानी मन में तैयार करो। वहाँ 5 मिनट आपके पेपर पे वक्त जाएंगे, लेकिन उससे आपकी कहानी अच्छी तरह से, आपको उसका ढांचा समझ में आ जाएगा, आपको उसकी रूपरेखा समझ में आ जाएगी और आप कहानी अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो उसकी रूपरेखा पहले अच्छी से समझ लो। कहानी के हम क्या करते हैं, कहानी जब लिखते हैं तो कई स्थान होते हैं कि इस शहर में हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, है ना, कुछ घटना हुई तो वो यहाँ पे हुई, तो उस स्थान को हमें नाम देना है। काल्पनिक नाम भी आप दे सकते हो, लेकिन उस स्थान को या वो कहानी में जो पात्र आते, किसके बारे में कहानी है, रामू की है, श्यामू की है, लीना की है, मीना की है, जिसकी भी है, हमें वहाँ पे वो पात्र को नाम देने ज़रूरी है। एक लड़की थी, वो ऐसा करती थी, उसने वैसा किया, ऐसा नहीं लिखना है।
जो भी लड़की होगी या जो भी लड़का होगा, जो भी मुख्य पात्र या कहानी में आने वाले और जो पात्र है, उन सबको हमें उस हिसाब से कुछ ना कुछ काल्पनिक कोई नाम देना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने पहले बताया, कहानी भूतकाल में लिखिए। ऊपर से यानी पहले मुद्दे से लेके, पहले पॉइंट से लेके आखिर तक हमें पूरी कहानी भूतकाल में ही लिखनी है। और ये जो कहानी है, यह हमें 3 या 4 परिच्छेदों में कहानी संपूर्ण करनी है। हमारे ऐसे अगर हम पेज देखेंगे तो 3 या 4 परिच्छेद वहाँ पे क्लियर कट दिखने चाहिए। हमारी लिखावट स्वच्छ हो, सुंदर हो, तो हमें ये जो प्रेजेंटेशन हम करेंगे उससे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब कहानी लेखन के बारे में आपको मैंने सारी बातें बता दी है, तो हम आज एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी लेखन यहाँ पे ले लेते हैं। तो कहानी कैसे लिखेंगे हम, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न पत्र में प्रश्न इस प्रकार या कृति लिखने के लिए इस प्रकार आई है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में रोचक कहानी लिखो। उसे उचित शीर्षक देते हुए कहानी की सीख भी लिखो। देखो, ये भी समझ लो कि कहानी की सीख अगर उन्होंने पूछी है तो लिखनी ही है, अगर उन्होंने नहीं पूछी तो भी हमने अगर लिख दी तो अच्छा ही होगा, मार्क्स कम नहीं होंगे बल्कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। तो हमें शीर्षक के साथ साथ कहानी की सीख भी लिखनी ज़रूरी है। अब उन्होंने क्या दिया है देखते हैं। मुद्दे दिए हैं उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे हैं। किसी गांव में अकाल, अकाल यानी सूखा, ड्रॉट कंडीशन। किसी गांव में अकाल, दयालु जमींदार, रोटियां बांटना, जानबूझकर एक रोटी छोटी बनाना, हर एक बालक का रोटी के लिए आग्रह, छोटी रोटी न लेना, एक बालिका द्वारा छोटी रोटी लेना, घर जाकर तोड़ना, रोटी के अंदर सोने की मुहर, जमींदार को लौटाना, इनाम पाना और उसकी सीख। तो समझ में आया। तो हमें इस मुद्दों से पहले मैंने जैसे बताया वैसे शांत बैठ के एक ढांचा तैयार करना है कि ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो हमें ये मुद्दों से तो ये तो समझ में आ गया कि कोई एक गांव है, वो गांव में बहुत अकाल पड़ा हुआ है, लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा, लेकिन गांव में कुछ दयालु लोग भी है। उसमें ये एक जमींदार है, वो जमींदार क्या कर रहा है, उसको वो बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही और वो रोटियां तैयार करके वो बांट रहा है। तो आगे उन्होंने जो दिया है वो क्या है कि उसने कुछ तो सोचा है कि कौन सच्चा है, वो उसे देखना है ना। इसलिए उसने क्या किया है कि जो रोटी दी है उसमें एक रोटी जानबूझ के छोटी बनाई है और सब बालक को बोल रहा है वो रोटी ये लो, रोटी ले लो, रोटी ले लो करके। तो बालक को रोटी चाहिए, हर एक जो बालक है उनको रोटी चाहिए, लेकिन वो छोटी वाली रोटी कोई भी नहीं ले रहा। और उसके आगे कहानी कैसे बढ़ती है कि एक बालिका द्वारा छोटी रोटी वो ले जाती है, घर में जाती है, देखती है तो उसमें मुहर निकल आती है, सोने की मुहर। और फिर आगे वो जमींदार को अगर लौटाती है, जैसे लौटाती है तो वो इनाम दे देता है। इस तरह से हमें वो कहानी का ढांचा, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी ये समझ में आया। अब हमने उसका विस्तार कैसे किया है वो देखो। पहले हम कहानी देखेंगे, उसके बाद हम शीर्षक देंगे, लेकिन शीर्षक ध्यान से देना है, बाद में हम भूल जाते हैं कि शीर्षक देना रह गया है। ठीक है, अगर क्लियर कट कहानी आपके सामने आई है नज़र के सामने तो आप उसी समय शीर्षक दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे शीर्षक दिया है संतोष और सच्चाई का इनाम, या और एक दो शीर्षक है वो मैंने नीचे दिए हुए हैं, वो भी हम देख लेंगे बाद में। अब कहानी शुरू हो गई। रामपुर नाम का एक गांव था
देखो मैंने जैसे बोला था स्थल जो भी होगा उसको नाम देना है, तो इस प्रकार यहाँ पे गांव को नाम आ गया रामपुर। रामपुर नाम का एक गांव था। एक बार इस इलाके में बरसात नहीं हुई, खेती नष्ट हो गई, रामपुर में अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। अब ये हमने पहला जो वर्णन है पहले पैराग्राफ में वो सब वो अकाल का या सूखे का वर्णन किया हुआ है। अब हमें कहानी आगे ले जानी है तो हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अगले वाले पैराग्राफ में क्या आया? रामपुर में एक जमींदार रहता था। वह बहुत दयालु था। मासूम बच्चों को भूखे देखकर उसे बहुत दुख हुआ। आप चाहे तो यहाँ पे जमींदार का नाम भी लिख सकते हो। रामपुर में एक जमींदार रहता था। वह बहुत दयालु था। मासूम बच्चों को भूखे देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके पास बहुत सारा अनाज था। उसने लोगों को रोटियां बांटना शुरू किया। ये दूसरी घटना हमने यहाँ पे लिख दी। अकाल पड़ा पहली घटना, जमींदार दयालु जमींदार ने रोटियां बांटना शुरू किया दूसरी घटना। अब तीसरी घटना हो जाएगी तो हमारा पैराग्राफ भी बदल जाएगा। तो अगले पैराग्राफ वहाँ लिखा है, देखो। उसने एक दिन जानबूझकर एक रोटी छोटी बनाई। रोटियां बांटी जाने लगी तो छोटी रोटी की तरफ कोई देखता तक नहीं था। कोई छोटी रोटी लेना चाहता ही नहीं था। अब कुछ अलग स्पेशल घटना घटने वाली है, इसलिए हमने पैराग्राफ चेंज किया। इतने में वहाँ एक छोटी बालिका आई। रोटी के लिए बहुत बड़ी भीड़ थी। उसने सोचा कि भीड़ में न जाते हुए यह रोटी ही वह लेगी। जो वो छोटी वाली रोटी थी वही वो ले लेगी, क्योंकि उसके लिए भीड़ नहीं थी। ठीक है। अब मैंने यहाँ इन्वर्टेड किया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि वो मन में बात कर रही है। यह छोटी रोटी ही मेरे लिए काफ़ी है। उसने छोटी रोटी उठाई और घर आकर तोड़ी तो उसमें सोने की मुहर निकली। सभी को बड़ा अचरज हुआ। बालिका और उसके माँ बाप उस मुहर को लौटाने के लिए जमींदार के घर आ पहुँचे। ये हो गई हमारी अगली घटना, इसलिए हमने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया था। अब आगे क्या होता है, इसलिए हम वापस पैराग्राफ बदल देंगे। जमींदार बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यह मुहर तुम्हारी सच्चाई और संतोष का इनाम है। वे बहुत खुश हुए और मुहर लेकर घर लौटे। देखो, जो जमींदार ने बोला है वो भी हमने कितने शॉर्ट लेकिन इफ़ेक्टिव लैंग्वेज में यहाँ पे बताया है। वो प्रभावशाली लैंग्वेज में हमने डाला है। यह मुहर तुम्हारी सच्चाई और संतोष का इनाम है ना, कि तुम लोग सच्चे हो। इतना अकाल पड़ा है, लोग खाने पीने के लिए मोहताज हुए हैं, तो ये तुम्हें रख लेनी चाहिए थे। तुम क्यों लौटाने आए यहाँ पे, लेकिन तुम सच्चे हो। इसलिए आगे क्या है कि वो जो मुहर है वो उसने उनको इनाम के तौर पे दे दी। यह मुहर तुम्हारी सच्चाई और संतोष का इनाम है। वे बहुत खुश हुए और मुहर लेकर घर लौटे। कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ नीचे आएगा सीख। सीख क्या मिलती है इस कहानी से हमें? सच्चाई और ईमानदारी अच्छे गुण हैं, उनसे सदा अच्छा फल मिलता है। और जो मैंने बताया था ऊपर शीर्षक, अगर आपको बाद में भी लिखना है, यहाँ नीचे नहीं लिखना है, मैंने 2-3 एक्स्ट्रा शीर्षक दे रखे हैं। हम संतोष ही धन है, ऐसा भी शीर्षक दे सकते हैं, या सीधा साधा शीर्षक सच्चाई का इनाम। तो ये कोई भी शीर्षक, लेकिन शीर्षक एक ही देना है, आप दे सकते हो। तो बच्चों समझ में आया? ये जो हमने कहानी लिखी इनमें हमने छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत सारी लंबी चौड़ी बात नहीं की है। तो इस तरह से अगर आप कहानी लेखन करोगे तो आपको बहुत अच्छे गुण मिल सकते हैं।